हे गाइस, इज नीरज। वेलकम टू क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का क्यूट्रिक्स 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहले तो कुछ दिन का ब्रेक था, 4-5 दिन की छुट्टी थी, उस चीज़ के लिए क्लासेस आपकी बंद हुई। लेकिन अब से फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि दीपावली के बाद जो है हम रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो जो आपकी मैथ की क्लास है वो तो आपकी शाम को 7:30 बजे आती ही आती है, और रीजनिंग की क्लास जो है शाम को 4 बजे आया करेगी अब से। ठीक है, शाम को 4 बजे भी सोचा है, फिर देखते हैं, अगर चेंज करना हो तो चेंज कर लेंगे। लेकिन आज ये आपकी डे 1 है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और बहुत ही जल्दी प्रीवियस ईयर पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, रीजनिंग में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टॉपिक वाइज हमको पढ़नी होंगी। जो इसका नोटिफिकेशन है डीएलएड का, वो आपका फरवरी 2024 में आएगा। और जो सर्कुलर है वो अक्टूबर में आ जाना चाहिए था, बट नवंबर भी ख़त्म होने वाला है। हम भी इस चीज़ के लिए अभी कह नहीं पा रहे हैं कि अभी तक सर्कुलर क्यों नहीं आया है, तो हम भी वेट ही कर रहे हैं, लेकिन आएगा तो ज़रूर फॉर्म। ठीक है। तो तैयारी अपनी रखिए अच्छे से, क्योंकि आप सभी को पता है कि डीएलएड ये शायद अंतिम वर्ष है। के बाद आपको मौका शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, आज की जो क्लास है वो है आपकी सामान्य तर्क शक्ति यानी रीजनिंग की डे 1 क्लास, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसके हम लोग नॉर्मल तरीके से करेंगे, जनरली अभी हम कर रहे हैं तो। और उस टॉपिक की जो क्लास होगी वो तब होगी, टॉपिक वाइज क्लास तब होगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, जिस प्रकार धुआं प्रदूषण से संबंधित है, धुआं जो है प्रदूषण से संबंधित है, उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी आपको नेक्स्ट स्लाइड से हम देने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट क्लास से। ठीक है। तो धुआं प्रदूषण से संबंधित है, तो युद्ध का संबंध किससे है। अब इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझना है सिर्फ आपको। ठीक है। धुएं से प्रदूषण होता है या प्रदूषण से धुआं होता है, ये दोनों चीजें आपको इंटररिलेट करनी पड़ेगी आपस में। धुएं से जो है प्रदूषण होता है, पहले धुआं होता है फिर प्रदूषण होता है। तो पहले युद्ध होगा, और युद्ध का नतीजा क्या होगा। अब युद्ध में, युद्ध के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो। युद्ध के बाद, अब इसमें आपको समझना पड़ेगा, ये उतना आसान भी नहीं है। युद्ध के बाद विनाश तो होता ही होता है। संधि भी हो सकती है कि भाई युद्ध हो गया, फिर ना कोई जीत रहा है ना कोई हार रहा है, तो आपस में उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। जीत भी होती है, विजय भी होती है, और शांति तो खैर नहीं होती। ये आंसर तो हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब इसमें से क्या चीज़ हम चूज करेंगे। देखिए, धुएं का जो संबंध है वो प्रदूषण से है, तो धुएं का संबंध अगर प्रदूषण से है, तो धुएं के बाद प्रदूषण आ रहा है। ठीक है। तो धुआं अगर है तो उससे नेगेटिव क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कि उससे प्रदूषण आ रहा है। तो युद्ध अगर हुआ तो उससे नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा, विनाश। इसने जो भी, जिसने भी टिक किया है, बी संधि ही गलत जवाब है। धुएं का नेगेटिव इंपैक्ट की यहाँ पे बात की गई है, जो कि प्रदूषण है। पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं होता प्रदूषण। तो युद्ध का नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, ना ही संधि हो सकता है नेगेटिव इंपैक्ट, ना ही विजय हो सकता है। तो युद्ध का जो संबंध होगा वो विनाश से होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि युद्ध अगर हुआ तो विनाश तो होना ही होना है, वो तो नेचुरल है। जैसे धुआं अगर हुआ तो प्रदूषण तो होना ही होना है, उसी तरह अगर युद्ध हुआ तो विनाश तो होगा ही होगा। संधि विजय वो बात की बात है। ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, उपरोक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब इसको कहते हैं हम सिलॉजिज्म। क्या कहते हैं, सिलॉजिज्म। ये भी मैं पढ़ाऊंगा, हालांकि उत्तराखंड लेक्चरर वाले में इसकी क्लास ली हुई है मैंने, तो अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस की हम लोग भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास अभी है, तो हम अभी प्रैक्टिस इसकी करेंगे। ठीक है। तो सिलॉजिज्म टॉपिक ये होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुस्तकालय। ठीक है, और ये हो गया पुस्तक, यानी हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं। ठीक है। तब इसके बेसिस पे क्या निष्कर्ष आप निकाल सकते हो। जैसे ऑप्शन नंबर ए है, कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए है, कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। सिंपल सी बात है। देखो, अगर आपके पास जो स्टेटमेंट है, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, इसमें पुस्तकालय और पुस्तक की बात की गई है, यानी पहला पाठक की तो बात ही नहीं करी गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही हो ही नहीं सकता। दूसरा, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में है, जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा कथन है, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, ये जस्टिफाई नहीं करता कि पुस्तकें केवल पुस्तकालय में। भाई, पुस्तकें कहीं और भी तो हो सकती हैं। इन्होंने तो बोला है कि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, लेकिन जो बुक्स हैं वो कहीं और भी तो हो सकती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी है, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए है। ऐसा भी जरूरी यहाँ पे कहा नहीं गया है कि पुस्तकालय में केवल, केवल का तो कहीं पे यूज ही नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर डी, जो हमसे कह रहा है कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। हाँ जी।
क्या बोल रहा है, इसका मतलब प्रत्येक पुस्तकालय में, हर पुस्तकालय में अगर पुस्तक है, इसका मतलब वही सेंटेंस है जिसको हमने थोड़ा सा घुमा के बोल दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर होगा। होपफुली आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, परेशान मत होना। अगला क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो नीचे दिखाई गई प्रश्न आकृतियों के अनुसार कागज को क्रमशः मोड़ने, पंच करने और खोलने के बाद प्राप्त होगी। अब देखो इन क्वेश्चंस की ना कोई पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है, इसमें जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। और आपकी रीजनिंग का, यानी डीएलएड की रीजनिंग का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, कुछ भी आ सकता है। मेरे पास 4-5 वर्षों के पुराने पेपर रखे हुए हैं, मैंने देखा कुछ भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो नीचे दिखाई गई प्रश्न आकृतियों के अनुसार कागज को क्रमशः मोड़ने, पंच करने और खोलने के बाद प्राप्त होंगी। तो ये प्रश्न आकृति हो गई। पहले एक पेज था हमारा, उस पेज को हमने ऐसे मोड़ दिया, फिर ऐसे मोड़ दिया, और फिर उसके मतलब बेसिकली हमने प्लस का निशान बन गया, यानी 4 बार मोड़ दिया हमने, और हमने ये बनाया। तो सिंपल सी बात है, जब इस पेपर को खुलेगा तो ये कुछ ये इसका रिवर्स बन जाएगा, यानी ऐसा बनेगा। अंडरस्टूड है ना ये तो। और ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा, और ये आपका इसका रिवर्स बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो यहाँ पे केवल और केवल हमें प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चंस की हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। अभी जल्दी हम लोग शुरू करेंगे, अभी तो रीजनिंग की पहली ही क्लास है, तो प्रैक्टिस भी जल्दी शुरू होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करिए। तो अब ये जो है AZCXEV, नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अब ये है कोडिंग डिकोडिंग, क्या कहते हैं इस टॉपिक को, कोडिंग और डिकोडिंग। देखो वैसे तो मेरा सब्जेक्ट जो है मैथ्स है, मैं एक्चुअली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टीचर हूँ, लेकिन रीजनिंग भी मुझे आती है, तो इसलिए मैं रीजनिंग भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। बेसिक जो मेरा है वो है मैथ्स। तो अगर किसी को मैथ्स का कोर्स ज्वाइन करना है, बेसिक मैथ्स, अगर आप बायो बैकग्राउंड के हैं, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के, आपकी मैथ्स वीक है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़ भी सकते हैं लिंक से। और अगर आपको मुझसे पर्सनली पढ़ना है तो आप जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ट्यूट्रिक्स लर्निंग ऐप पे, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करिए। तो AZCXEV, अब मैं यहाँ पे आपको सिखा देता हूँ कि ये कैसे रिलेट हो रखा है। कोडिंग डिकोडिंग का एक टर्म होता है, जैसे मैं लिखता हूँ ABCDEFGHIJKL और M के बाद N, यहाँ से शुरू करोगे, NOP, ठीक है, QRSTUVWXY और Z, ठीक है। तो अब ये जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक दूसरे के अपोजिट कहे जाते हैं, यानी A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, D का अपोजिट W होता है। इसी तरीके से ये सारे मैंने सामने लिखे हुए हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन होगा कि सर इनको याद कैसे करेंगे, वहां पे तो हम लिखेंगे नहीं, है ना। तो इसकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे बहुत ज्यादा, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन की हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ईजी वाला पार्ट है, इसके बहुत टफ टफ क्वेश्चन भी एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं, तो कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो अब ये कैसे याद करना है, इसका एक तरीका होता है। जैसे MN और AZ तो कंपलसरी वो याद रहेगा, BY बॉय याद कर लो, इसको बॉय से याद कर लो, ठीक है। इसको क्रैक से याद कर लो, इसको ड्यू याद कर लो, इसको इवनिंग याद कर लो, इसको फ्यू याद कर लो, इसको GT रोड याद कर लो, इसको हनी सिंह याद कर लो, इरीडियम, जैकलिन, कपिल शर्मा, लायन या लव, कुछ भी ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो देखो AZ यानी पहला AZ हो गया, दूसरा CX हो गया, तीसरा EV हो गया, यानी चौथा क्या होगा, GT होगा। क्या होगा, GT हमारा आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर बी। अब इस वाले ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको एक ट्रिक सिखा दी, आपको ये ऐसे याद करना है। बाकी ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो भी आप इसको इजीली पढ़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, BF का DH से उसी रूप में संबंध है जैसा कि PS का निम्नलिखित से है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास है BF और DH, तो BF DH से जिस प्रकार रिलेट करता है उसी प्रकार PS किससे रिलेट करेगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो B, अब देखो इसको कैसे करना है, पहले पहले को देखो, ये सब मैं सिखाऊंगा आपको कोडिंग डिकोडिंग क्लास में। BCD यानी +2, ठीक है, FGH यानी +2। तो P का +2 क्या होता है, P का +2 क्या होता है, PQR, ठीक है। S का +2 क्या होता है, STURU, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, RU, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें फिर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि लाइट का कूट लेखन, ये भी कोडिंग डिकोडिंग है। देखो 3 क्वेश्चन लगातार आ गए हैं। लाइट को
स्लिट लिखा जाता है तो रेनी को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। LIGHT, इसको क्या लिखा गया? बिल्कुल एज इट इज इसके नीचे नीचे लिख दीजिए, GILTH। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लग रहा है आपके एग्जाम में भी वही पैटर्न आएगा, है ना, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी पैटर्न वहां पे पूछ सकते हैं आपसे। ठीक, चलो इसमें पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न लग रहा है? देखो एल की पोजीशन ऐसे इंटरचेंज की गई है, जी की पोजीशन ऐसे इंटरचेंज की गई है, आई जो है अपनी जगह पर है, और एच और टी की पोजीशन ऐसे इंटरचेंज करी गई है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? रेनी, RAINY, तो सिमिलर यही सेम पैटर्न लगेगा, यानी आई यहां आ जाएगा, ए अपनी पोजीशन रिटेन करेगा, आर यहां आ जाएगा, वाई यहां और एन यहां, यानी IARYN, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये एक अलग तरह के कोडिंग डिकोडिंग है। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में बेहद आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये भी मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको जब हम लोग पर्टिकुलर क्लास के वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी कोड भाषा में 125 को गो टू स्कूल, 146 को स्टडी इन स्कूल, 135 को रन टू स्कूल कहा जाता है। तो रन के लिए क्या? अब यहाँ पे मैं केवल रन के लिए नहीं, आपको सभी के लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है? रन पूछा गया है तो रन पहले निकाल लेते हैं। तो देखेंगे हम रन कहाँ पर है, तो हमने देखा कि रन कहाँ पर है, रन यहाँ पर। तो अगर रन यहाँ पर है तो रन क्या कहीं और भी है? कहीं और तो नहीं है रन। तो हमें क्या करना है? अगर रन कहीं और नहीं है तो रन के साथ जो दो दिए हुए हैं उनको एलिमिनेट करना है, यानी उनका निकालना है। तो हमने देखा कि भाई टू यहाँ पे भी है, टू यहाँ पे भी है, स्कूल तीनों में है, यानी स्कूल यहाँ पे भी है, स्कूल यहाँ पे भी है, और स्कूल यहाँ पे भी है। ठीक है, तीनों जगह पे स्कूल है। अगर स्कूल तीनों जगह है तो कोई एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों जगह होगा, कोई एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों जगह होगा। देखो आप ध्यान से, 1 1 और 1 1 1 1 तीनों जगह है, तो 1 1 1 हो गया, यानी स्कूल का जो कोड है अगर यहाँ पे लिखा होता है स्कूल के लिए कॉन्स्टेंट प्रयोग किया गया है तो 1 हमारा आंसर होगा, यानी स्कूल के लिए जो यूज किया गया है वो 1 यूज किया गया है। अगर अब अगर हम 2 को देखें तो 2 ये रहा और 2 ये रहा, तो इन दोनों में 1 के अलावा और क्या कॉमन है? 5 कॉमन है ना, यानी 2 के लिए जो कोड यूज हो गया वो आपका 5 हो गया। अब बचा आपका रन यहाँ पे, तो रन के लिए क्या कोड हो गया? रन के लिए आपका 3 कोड हो गया, यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। लेकिन आगे भी हम सॉल्व करेंगे। तो रन के लिए 3 हो गया, यहाँ पे गो बचा, गो के लिए क्या कोड हो गया? गो के लिए यहाँ पे 2 बचा है तो 2 कोड हो गया। फिर बचा स्टडी और इन, तो स्टडी और इन के लिए 4 और 6 दोनों ही कोड होंगे, आइदर और वाली कंडीशन होती है, ये मैं आपको जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्लियर है इतना? समझ में आया ना? तो होपफुली क्लासेस छोटी ही रहने वाली हैं अभी अभी जब टॉपिक की क्लासेस चलेंगी तो लाइव क्लासेस चलेंगी, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ती है क्लास में, उसके बाद हम इसको करेंगे। फिलहाल जो है ऐसे इसको रहने देते हैं, छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से, जैसे हमने मैथ्स पढ़ी पिछले 3 4 महीने से वैसे ही हम पढ़ेंगे। तबीयत अभी भी आपको मेरी आवाज़ से और मुझे देख के लग रहा होगा अभी भी ख़राब है, इसीलिए मैं 3 4 दिन से क्लासेस नहीं ले पा रहा था, बट अब कोशिश मैं कर रहा हूँ कि रेगुलर आपकी क्लासेस में ले पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर अभी रात को 7:30 बजे मैथ्स की क्लास आएगी, उसको ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट कुछ और क्वेश्चन मैंने वहाँ पर करवाए हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द मैथ्स की जो है टॉपिक वाइज क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। और अगर किसी को बेसिक मैथ्स पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। और अगर किसी को मुझसे लाइव पढ़ना है, ऑनलाइन बिल्कुल 1 to 1 पढ़ना है, तो उसके लिए भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिल्कुल किसी बैकग्राउंड के आप हो, मैथ्स आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।